भाई साहब, मैं जी। आपकी इजाज़त से हमारे साथ फ़िरोज़ साहब भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो है मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर वजाहत अली ख़ान साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत साहब आपके तरफ आने से पहले वजाहत साहब, आपने सुना जो हतमी तौर पर ऐलानात सामने आ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बल्दी इंतखाबात हैदराबाद के हुए हैं, इसने दरअसल जो है क्या जो है हम सबको हम कहेंगे कि जो है चाहे वो वोटर्स हों, वोटर्स का ज़रूर फैसला था, लेकिन इसके बावजूद मैं जानना चाहूँगा कि एक मुल्क की सतह पर एक पैगाम गया है हैदराबाद से। तो अब यहाँ पर किसी को लॉस हुआ है, किसी को गेन हुआ है। तो बहरहाल इस तमाम तनाजुर को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप कुछ वक्त पहले जो है बात कर रहे थे, नाज़रीन यकीनन सुन रहे थे। क्या आप कहेंगे कि ये जो इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं, ये क्या कह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जहाँ तक मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताल्लुक था, मुल्कगीर हैदराबाद खुद एक मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ाम सरकार और अपनी तारीख और दक्कन की तारीख के हिसाब से जाना जाता था। फ़िरका परस्तों को वो नज़र में खटक रहा था, उस लिहाज से हैदराबाद को एक अहमियत हासिल हुई है। हाँ। अब जहाँ तक मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताल्लुक था, मस्जिद ने जो अपनी रिवायती 44 सीट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किए। हाँ। बल्कि बीजेपी से एक और सीट घासी बाजार से हासिल कर ली। जी जी। अब जो सीट बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं, वो टीआरएस के हासिल की हैं। टीआरएस को इससे नुकसान पहुंचा है। जी जी। तो ये चीज तेलंगाना राष्ट्र समिति और केटीआर साहब को समझना चाहिए कि आखिर उनमें कौन सी कमी कोताहियां रह गई हैं। आखिर क्या बात है कि आवाम इनसे क्यों नाराज हुई है, या अक्सरती तबका हो या आखिरी तबका हो, ऐसी क्या वजह है जो आवाम ने इनको वोट देने से इनकार किया है और बीजेपी के खाते में इनके वोट चले गए। और मुस्तकबिल में भी इनके लिए एक खतरे की घंटी है कि वो जैसे तेलंगाना में बीजेपी अपने टेंटाकल्स बढ़ा रही है। 4 एमपी हो चुके हैं, दोबाका में 1 एमएलए आने से 2 एमएलए हो गए हैं, अब 4 से 48 इनके कॉर्पोरेटर्स हो गए हैं। तो 2023 और 24 के लिए टीआरएस को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सोचना चाहिए। अभी हमने माजिद साहब से बात की, शकील साहब से भी बात की। आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर हम देखें बीजेपी ने जो अपना मुकाम बनाया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टीआरएस को अपना मुहासबा करना होगा, लेकिन अब टीआरएस की अगर हम बात करते हैं तो जो कुछ इनकी कारकर्दगियाँ रही वो हम बयानात में सुनते हैं। और फिर जिस तरह से बीजेपी की जानिब से जो कुछ कहा गया था कि भाई यहाँ पर इस सरकार ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो इन्होंने भी पलटवार किया और इनसे सवाल किया कि मरकज़ में आपने क्या किया और हमने आपको क्या दिया था और आपने हमको क्या दिया। तो बहरहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं टीआरएस को एक थोड़ा सा हम पुरअज़्म भी हमने देखा कि कुछ उन्होंने स्कीम्स लाई, कुछ जो है लोगों को फ़ायदे पहुँचाए। उस लिहाज से कहीं ना कहीं एक अज़्म रख रहे थे, यानी एक कॉन्फिडेंट थे कि इनको कुछ धक्का नहीं लगेगा बल्कि ये प्लस होंगे। तो अब यहाँ पर जो जितनी बात हुई तो यहाँ पर ये भी कहा गया, मौजूद मेहमानों ने कहा कि जो ग्रास रूट पर जो काम होना चाहिए था, यानी वोटर से मिलने का, उनसे इंटरैक्ट करने का, क्या वो कमी हुई है? क्या ये वजह बनी है या फिर कुछ और बात आप लग रही है? हाँ, बिल्कुल ये वजह बनी है, क्योंकि ये शिकायत रही है कि केसीआर साहब प्रगति भवन तक अपने आप को महदूद रखे हुए हैं। अपोजिशन को और खुद मिनिस्टर्स और उनके एमएलए को ये शिकायत है कि वो महीनों उनसे नहीं मिलते। और अपोजिशन 12 ये कह रही थी कि वो सेक्रेटरीट को कितनी साल से आए नहीं। वो बहरहाल वो वास्तव की वजह हो या कि उनकी शख्सी वजह हो, ये अलग बात है। और उन्होंने हालिया इंतखाबात में आप देखिए, दिल्ली से और दीगर रियासतों से मरकजी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह सब आ गए। तो केसीआर साहब इंतखाबी अमली तौर पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, सिवाय लाल बहादुर स्टेडियम के। उन्होंने अवामी इंतखाबी मुहिम से अपने आप को दूर रखा और रोड शो वगैरह के अंदर केटीआर साहब की कविता वगैरह दीगर मिनिस्टर्स वगैरह ने हिस्सा लिया। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि सीएम साहब खुद अगर निकल के अवाम में आते और अपनी बात रखते या कुछ बीजेपी को चैलेंज करते या मुकाबला करते तो कुछ और नवेश होती शायद। तो वजाहत साहब, क्या यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोई 8-10 दिन पहले आए या 15 दिन पहले आए, या फिर जो है ग्रास रूट पर क्या वर्क होता है वो भी हिडन है, सब कुछ वाजे नहीं है, तो वो काम कर लिया जाए और जो है उसके इसके बरक्स किसी और की जो है कारकर्दगियाँ हैं वो बालाए ताक रह जाएं? मतलब क्या आज हमारी जमहूरियत ये हो गई है कि आप जो है बस लोगों से मिल लें, कुछ उनकी जहन साजी कर दें और कुछ वक्तिया कुछ जो है फ़ायदा पहुंचा दें, हिडन जो कुछ भी हो? तो क्या ये हमारे वोटर्स का जहन हो गया है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, वोटर ये देखता है कि हम पुकारने पर हमारा लीडर हमारे पास आता है या नहीं आता है। कोई भी किसी भी वक्त देखिए, अब आधी रात को अगर कोई लीडर बुलाता है कि वो आवाम बुलाती है तो लीडर का पहुंचना जरूरी होता है। काम तो नहीं होता, उसे भी पता है कि रात का वक्त है, लेबर नहीं मिलेगा, ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा लीडर हमारे पास आ गया, ये जहनियत होती है, खुश होता है कि हमारा लीडर हमारे साथ है।
अगर हम आवाम से दूरी अख्तियार करके सोशल मीडिया के जरिए, चैनल्स के जरिए या तशहीर के जरिए हम ये समझते हैं कि हमारे आवाम हमारे साथ हो जाएगी, तो ये गलतफहमी है लीडर्स की। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि मरकजी क़यादतें यहाँ पर आई थी, देखे सैलाब यहाँ पर आया, कितनी कुछ मुश्किलात लोगों को नहीं रही, क्या कुछ यहाँ के जो कायदीन हैं उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर काम किया। अब बाहर से आकर वो जो है असरअंदाज हो रहा है, वो असरअंदाज हो रहे हैं वोटर्स पर, तो ये क्या चीज़ है मैं जानना चाहूँगा। मतलब वोटर्स पर जो असर हुआ है, जो एक टीआरएस का एक बड़ा हिस्सा कटकर बीजेपी में गया है, इसकी वजूहात और भी क्या हो सकती है? जी, इस वजह ये है कि लॉकडाउन और रेन्स एंड फ्लड्स जो आए थे उसके अंदर कुलीन मुस्लिमीन और उसके कायदीन बनफ़ आवाम के दरमियान में रहे और काफी हद तक इमदाद की हर किस्म से मदद करते रहे। जहाँ तक टीआरएस का ताल्लुक है, इसने जो सीएम रिलीफ फंड के 10,000 रुपए के तकसीम का ऐलान किया, अगर वो बजाय सिवाय मुतासिर इलाके के हद तक महदूद रहता तो बेहतर था। अब उन लोगों ने इसमें फरागदिली का मुजाहरा नहीं किया। अब जहाँ देखिए एक गली में 400 मकाना थे, वहाँ 4 लाख रुपए देकर भेजे गए, तो सिर्फ 40 घरों को 10-10 हजार रुपए दिए गए, 360 लोग इतराज और मुतासिर हुए, तो वो लोगों की शिकायत बरकरार है कि उनको 10,000 रुपए नहीं मिले। ये इससे भी बहुत ही रिसेंट शिकायत है लोगों से। और जो 12 किलो चावल 500 रुपए दिया गया, फिर फ्री चावल और 1500 रुपए का ऐलान किया गया, ऐसे कितने अकाउंट है जिसमें 1500 रुपए आए, ये भी बहुत अहम वजह है। अच्छा, लॉकडाउन में जो आवाम पोलराइजेशन या फिर मजहबी बुनियादों पर कोई क्या ये भी कोई फैक्टर रहा कहीं ना कहीं? बिल्कुल ये जहन भी, ये फिरका वाला जहन ऑल ओवर द कंट्री बनाया जा रहा है। और हैदराबाद के अंदर भी ये रहा है कि हमारे मरकजी कायदान आ चुके हैं, यहाँ पर भी हैदराबाद का नाम बदलना चाहिए, यहाँ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। कुछ किस्म के ऐसे लोग भी हैं। और टीआरएस में तो कोई पूरी टीआरएस के लोग नहीं है, टीआरएस इज इमिग्रेंट्स पार्टी, उसके अंदर कांग्रेस और टीडीपी के जो सिटिंग एमएलए वगैरह मिनिस्टर थे वो शामिल हुए हैं। कंप्लीट तेलंगाना की टीआरएस बॉर्न वर्कर्स या लीडर्स एमएलए नहीं है। तो वो जो मेंटालिटी जैसा कि हम पहले कहा करते कि टीडीपी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है, या फिर बाद में कहा करते कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के रुख है, तो जो मेंटालिटी रखने वाले जो उसमें लीडर्स हैं वो भी तो उसमें इमिग्रेंट्स होकर शफल होकर आए हैं। तो वो जहन भी तो काम करेगा कि यकीनन हमारा ये भगवा रंग भी अगर आता है तो हमारे लिए बेहतर है। तो वो मेंटालिटी के लोग वोटर्स भी इसके साथ देते हुए बीजेपी को तकलीफ पहुंचाए हैं। अभी शकील साहब कह रहे थे कि जहां बीजेपी, कांग्रेस और फिर टीआरएस की बात करें तो यहां पर वोट कटा है और जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है वोट काटे हैं। इस फैक्टर को आप इस हवाले से क्या कहेंगे वजाहत साहब? हाँ, कांग्रेस के थोड़े सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस क्योंकि एक पुरानी पार्टी है, उसके कुछ लोग हैं, कुछ एक्स कॉर्पोरेटर्स, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स वगैरह भी है। तो कांग्रेस ने भी कुछ और टीआरएस के काटने में काम किया है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ टीआरएस और कांग्रेस में टफ मुकाबला चला, या कांग्रेस टीआरएस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम की, लेकिन फायदा बीजेपी को पहुंच गया। ये चीज हो गई है। अब मेयर के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? मतलब मेयर का तकर्रुर और फिर इसके बाद साथ ही साथ ये है कि जो पहले थोड़ा सा आज़ादाना काम था, यानी टीआरएस की बात करें हम, तो अब जो है वो चीज़ बाकी शायद नहीं रही। तो क्या आपको लग रहा है फिर चैलेंजेस भी है, यानी अपोजिशन अगर देखें तो बीजेपी भी जो है काफ़ी मजबूत है, तो इस हवाले से किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? मैं समझता हूँ तो मेयर तो बीजेपी का बनने या सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि 2009 के अंदर जब 52 कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस के थे, मजलिस के 45 थे, तो उस वक्त मजलिस के साथ अलायंस करके कांग्रेस ने मेयर बनाया था बंदा कार्तिका रेड्डी को, और जेटी मेयर मजलिस मुस्लिमीन ने हासिल किया था। तो मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 2016 में जब 99 बंपर मेजोरिटी से कॉर्पोरेटर्स टीआरएस के आए थे, तो टीआरएस ने मजलिस को पूछना तक गवारा नहीं किया था कि हम मेयर और डिप्टी मेयर बना रहे हैं या किसको बना रहे हैं। तो इस बार फायदा ये होगा मजलिस का कि बीजेपी की वजह से कि वो कांग्रेस से मजलिस से बात करेगी टीआरएस, और हो सकता है कि मदद भी हासिल करेगी मेयर डिप्टी मेयर बनाने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि मजलिस का मौक़िफ़ मजबूत पहले से ज्यादा अहमियत हो गई है, पहले की ज्यादा अहमियत हो गई। जब दो मोदियों में हो जाए खटपट, अपने बचने की करो झटपट, तो उसमें हमको इस बार फायदा होगा कि वो हमसे बात करने के। देखिए सालाद मोहतरम कहा करते थे कि आदमी आपसे सिर्फ 2 वक्त बात करता है, वो ये देखता है कि आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के और टीआरएस को फायदा पहुंचाने के मौक़िफ़ में है। जी ठीक है। मैं वजाहत साहब एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि अब लोगों के मसाइल हैं, देखिए ये बल्दी इंतखाबात हैं, तो यहाँ पर जो है सारे ड्रेनेज का मामला है, पानी का मामला है, बरक़ी का मामला है, दीगर सारी चीज़ें हैं। अब जो पहले जिस अंदाज में भी हो रहे थे उसमें क्या सहल वही मामला रहेगा, मतलब रूटीन,
या फिर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटों के भी अंदेशे हैं, चैलेंजेस? रुकावट तो देखिए, गुज़िश्ता जो टर्म था उस बार तो टीआरएस हुकूमत ने कारपोरेटर्स को कोई बजट ही नहीं दिया। जी। 10 लाख रुपए 5 बरस के अंदर नहीं दिए, और अभी 2 साल हो चुके हैं असेंबली इलेक्शन 2018 के होकर, एमएलए का बजट अभी तक रिलीज नहीं किया गया। हाँ। अगर इसी तरीके से टीआरएस मौका अख्तियार करेगी तो इसके लिए 2023 में बहुत महंगा पड़ेगा। अब बजट जारी करना और डेवलपमेंट काम करवाना उसके लिए बहुत जरूरी है। जहाँ तक बीजेपी के जो अभी मुंतखबा 9 मुंतखबा जो काउंसलर्स रहेंगे, तो इनके हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, ये एक अपोजिशन, देखिए सेहतमंद जमहूरियत के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन और चेंज बहुत जरूरी है। तो जहाँ अपोजिशन रहती है और जहाँ चेंज होते हैं चेहरे, वो बहुत जरूरी है। इस बार काउंसिल में अपोजिशन रहेगी और टीआरएस को काम करने पर मजबूर करेगी। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, ये जो इंतखाबात हुए हैं, ये आने वाले असेंबली इंतखाबात में क्या असर दिखा सकते हैं, या फिर इसी को अगर लेके हम दूसरी रियासतों की भी बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब किस तरह से ये असरअंदाज होंगे? नहीं, बिल्कुल असरअंदाज होंगे। तो मेरी भी माजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट साहब, शकील साहब भी बैठे हुए और कुछ देर पहले डिबेट में भी था, मैंने यही बात कही थी कि बीजेपी का गिराव यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। भले ही वो केचुए की रफ्तारी क्यों ना हो, वो जरूर दौड़ रही है। क्योंकि 4 एमपी उनके हो चुके हैं, 2 एमएलए हो चुके हैं, 48 कारपोरेटर्स हो चुके हैं। तो अब आगे चलकर 23 में वो एमएलए और कार्य असेंबली की तादाद में भी इजाफा कर सकते हैं और वो स्ट्रेटजी से काम भी करेंगे, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है काम करने का, एक ग्रासरूट लेवल का स्ट्रेटजी है उनके पास, तो वो जरूर काम पे लगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।